आपसे यही है कि कैसे आपने, सबसे पहले तो क्या आपने एक्सपेक्ट भी किया था? जी, मैंने 720 टारगेट जरूर किया था, बट एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आई थी तब बहुत क्वेश्चन में मुझे डाउट थे, लाइक अराउंड 5-6 क्वेश्चन में डाउट थे, इसलिए मैंने 680 के ऊपर तो एक्सपेक्ट किया था, बट फुल मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली आपने मतलब 680 से 720 का डिफरेंस काफी होता है, हाँ हाँ। तो वो मतलब काफी आपने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। रैंक आएगी ये भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? नहीं मैम, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमेशा टारगेट जरूर किया था, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कैसी आपकी प्रेपरेशन रही जब आपने, ऑब्वियसली बड़ा एग्जाम है तो प्रेपरेशन भी बड़ी रही होगी, और काफी समय पहले से ही आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा, तो कब से आपने प्रिपेयर करना शुरू किया और कैसे, क्या क्या प्रोसीजर आपने अपने लिए फॉलो किया यहाँ पर? तो मैंने अपनी प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट की थी, जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। एंड तब से मेरी प्रिपरेशन चालू है। बहुत सीरियसली प्रिपरेशन 12th में स्टार्ट किया था। एंड प्रिपरेशन के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स में रिलाई किया था, एंड जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो मुझे मॉड्यूल प्रोवाइड की थी एंड जो पेपर्स प्रोवाइड किए थे, मैंने सिर्फ उन पर ही रिलाई करके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट किया। तो बेसिकली क्योंकि हमारे जो 2 साल रहे पिछले वो पैंडेमिक में बीत गए, तो क्या पैंडेमिक की वजह से आपकी पढ़ाई पर भी इफेक्ट हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली पैंडेमिक ने एजुकेशन गैमेट इंडिया में काफी अफेक्ट किया, क्योंकि सारी चीजें ही ऑनलाइन हो गई, आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन रही होगी काफी हद तक। तो कैसे आपके पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ा और उसके बावजूद आपने कैसे ये जो टॉप स्कोर है वो मैनेज किया? तो मैं क्लास 11 में, जब मेरा फर्स्ट ईयर था प्रिपरेशन का, तब तो मैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर पाई थी। बट जब मैं 12th में जब जाने ही वाली थी तभी लॉकडाउन अनाउंस हुआ एंड सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो ऑनलाइन क्लासेस कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था इससे पहले, तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था पहले। एंड समझना भी मुश्किल पड़ रहा था स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली जब मुझे रियलाइज हो गया कि हमें ये नए यू नीड टू एडजस्ट टू द न्यू नॉर्मल, सो इसीलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया एंड आई ट्राइड हार्ड, तो सच दैट मैं वो जो बैरियर था वो ओवरकम कर पाई एंड ऑनलाइन क्लासेस में भी समझने की पूरी कोशिश कर पाई। और इसके पहले हमने सुना कि आपने जेई मेंस के लिए भी एग्जाम दिया था और आपने 98 परसेंटाइल भी उसमें हासिल किया। यस मैम। उसके लिए क्या आप, मतलब वो प्लान आपने ड्रॉप करके फिर आपने नीट का एग्जाम दिया? जी मैम, कभी जेई मेन प्लान में नहीं था। मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था कि आप जेई मेन लिखिए, बिकॉज वो पेपर भी एनटीए की सेट करती है एंड दो सब्जेक्ट कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वजह से मैंने जेई दिया था, वरना मेरे प्लान में तो नहीं था। तो बेसिकली आपने कोई प्लान बी था नहीं, नीट ही आपको करना था, लेकिन उसके बाद ही आपने जेई मेंस ऐसे ही दे दिया और उसके बावजूद आपके 98 परसेंटाइल आए। तो यहाँ स्टूडेंट जरूर जानना चाहते होंगे कि ऐसे ही पेपर देके, ऑब्वियसली प्रेपरेशन तो रही होगी आपकी, लेकिन क्योंकि जब फोकस हमारा रहता है, जैसे आपका नीट पर फोकस था, तो उसके लिए तैयारी आपकी बड़ी होती है, उस लेवल की आप तैयारी करते हैं। जेई मेंस के लिए भी आपने वैसा ही उतना ही हार्ड वर्क डाला या उससे कुछ कम? मैंने जेई मेन के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। 2-3 प्रैक्टिस टेस्ट किए थे जाने से पहले, टेस्ट को जाने से पहले, एंड एज सच बस नीट का ही सिलेबस पूरा एनसीईआरटी पे ही रिलाई किया था। जब मैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी वही नॉलेज लेके जेई में भी गई थी। एंड जेई में मैं मैथ्स तो नहीं कर पाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर पाई, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे नीट जैसी डिफिकल्टी लेवल लगी, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड एज सच जेई के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी मैंने नहीं बनाई थी, बिकॉज मैं तो 2 ही सब्जेक्ट अटेंड कर पाई थी। एंड बस ऐसा प्रैक्टिस ही मैंने दिया था। आई वाज नॉट, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन तो नहीं लेना था, जस्ट ऐसा प्रैक्टिस ही दिया था। एंड उसके लिए मैंने कोई प्रैक्टिस में 98 परसेंटाइल? कोई अलग सी चीज तो नहीं की थी उसके लिए, जो मैं नीट के लिए करती थी वही किया था। वेरी इंस्पायरिंग। आपसे आई होप इंस्पायर होके कई स्टूडेंट्स, कोई जेई करना चाहेगा तो कोई नीट, क्योंकि दोनों में ही आपने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा बड़ा ही कम होता है एक्चुअली कि आप मतलब दोनों में अपनी एक्सपर्टीज दिखा पाए।
कि आप दोनों एग्जाम इस तरह पास कर सकते हैं। आई थिंक प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की मैंने शुरुआत में भी बात की, क्योंकि हमारे साथ कई स्टूडेंट्स भी यहाँ पर सुनना चाहते होंगे कि कार्तिका की क्या वो प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी थी, क्या वो 3 मंत्र थे जो आप तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, बिकॉज पूरा 2 साल का हमारा प्रिपरेशन फेज होता है, यूजुअली 2 साल प्रिपेयर करते लोग, तो बहुत टाइम रहता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के, एंड मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड देन मैंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जो मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल लगा। तो मैं पेपर में सबसे पहले बायोलॉजी करती थी, बिकॉज मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करने के प्लान में रहती थी। बायोलॉजी करती थी, देन केमिस्ट्री करती थी, केमिस्ट्री में सेकंड अटेम्प्ट करती थी, सो दैट मैं फिजिक्स के लिए टाइम बचा पाऊँ, बिकॉज केमिस्ट्री में काफी जल्दी कर लेती थी। देन मैं फाइनली फिजिक्स में जाती थी, जहाँ पे मैं अपना मेजोरिटी टाइम स्पेंड करती थी, लाइक अराउंड 1 आवर में भी, ऑलमोस्ट 1 घंटा फिजिक्स में स्पेंड करती थी, एंड देन मैं सारे मेरे जो रिस्पॉन्सेज है वो ओएमआर शीट पे मार्क कर देती थी। तो मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी था जो, एंड यूजुअली जो लोग होते हैं वो एग्जाम हॉल में ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देन ओएमआर पे जाना, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक रिस्क होता है कि लाइक इफ यू थोड़ा सा भी आपने टाइम ज्यादा पेपर में लगा दिया तो आप ओएमआर आपके कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, यूजुअली मैं तो स्टिपुलेटेड टाइम में खत्म कर पाती थी पेपर। एंड बाकी जो मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वो ये थी कि मैं कभी कोई क्लास स्किप नहीं करती थी, कोई टेस्ट मिस नहीं करती थी, एंड कोई रिवीजन क्लास भी स्किप नहीं करती थी। मेरे हिसाब से क्लास अटेंड करना एंड टेस्ट अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो स्ट्रैटेजीज मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। तो कार्तिका, आप आगे बताइए कि आगे आपका आगे के क्या प्लान्स हैं, कहाँ आप दाखिला चाहते हैं? जी, मैं एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहती हूँ एमबीबीएस के लिए, एंड उसके बाद मैं पीजी करना चाहती हूँ, एंड देन फाइनली मैं सर्विस में जाना चाहती हूँ। आपकी जो तैयारी रहती थी उसमें एनसीईआरटी पे आपका ज्यादा फोकस रहता था? बिल्कुल, मैंने एनसीईआरटी के अलावा कोई और रेफरेंस बुक यूज नहीं की थी। एनसीईआरटी बहुत ही सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। उसके बाहर अगर हम बहुत ही टफ पेपर मतलब होगा तो कितना परसेंट माने कि एनसीईआरटी का रोल इसमें है तैयारी में? अराउंड 90% रोल कहना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई मीन बायोलॉजी तो पूरी एनसीईआरटी से आती है, मतलब हर एक लाइन से, हर एक समरी से, कभी कभी क्वेश्चन से आता है, तो बायोलॉजी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फिजिक्स के थियोरी क्वेश्चंस, फिजिक्स के कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी आते हैं। केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी के अंदर अंदर के पॉइंट्स उठा उठा के डाले गए थे इस बार पेपर में, तो कभी एनसीईआरटी तो ऐसा भी बहुत हुआ ही है कि कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हो पेपर में? ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल सॉल्ट एग्जाम्पल आई थिंक वो नीट 2020 में हुआ था, 2021 में तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2020 में ऐसा हुआ था, डायरेक्ट एक सॉल्ट एग्जाम्पल ऐसी कैसी उठा के आ गई थी मुझे एनसीईआरटी। याद है जब बोर्ड एग्जाम्स में भी गलती से भी ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाता तो बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके होते थे काफी बार। तो आई थिंक ये तो लक की बात है अगर कोई वैसा ही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाए तो। हाँ, एंड बायोलॉजी में तो एग्जैक्ट लाइन वैसी की वैसी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया जाता है, या फिर कोई उससे कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वही लाइन उठा के दे देते हैं। तो लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस बार जेईई में भी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थी, एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना मैंने किया पूरी एनसीईआरटी बेस्ड। साथ ही कार्तिका, आखिर में मैं यही पूछूंगी आपसे कि क्या अपनी जो हॉबीज हैं वो कई बार स्टूडेंट्स गिव अप ही कर देते हैं कंप्लीटली कि ये पढ़ाई के साथ हॉबीज हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपकी कोई हॉबीज थी जिनको आपने परस्यू किया और कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया उसमें? तो कुछ अगर जैसे कोई एडिक्टिव हैबिट है आपकी, लाइक बहुत देर मोबाइल या टीवी वॉच करना, तो वो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप अपने टाइम शायद मैनेज नहीं कर पाओगे इस तरीके से। मेरी हॉबीज लाइक मुझे मूवीज देखना पसंद था, एंड मुझे रीड आई लव रीडिंग एंड सिंगिंग एज वेल। तो रीडिंग और सिंगिंग मैं करती थी प्रिपरेशन के साथ ही, एंड बाकी मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता था, लाइक इन अ वीडियो कॉल, और मे बी एक वॉक पे जाना अच्छा लगता था कभी कभी। तो ये सब भी मैं अपने प्रिपरेशन के साथ ले चलती थी। तो पढ़ाई के लिए इसमें आपने कितने आवर्स अपने लिए फिक्स किए थे पर डे के लिए? तो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने कोई आवर्स से फिक्स नहीं किया था, जितना होता है उतना कर लेंगे, ऐसा एक ये था मेरा, क्या कहते हैं, ऐसा एक प्लान था मेरा स्टार्टिंग में। बट इवेंचुअली फिर जब मैं 12th में आई एंड 12th में आगे बढ़ी तो मैंने अपने स्टडी टाइम फिक्स कर लिए।
तो पहले 10 था, देन 12 किया, देन 14 किया, ऐसे बढ़ा दिया। 14 तो मेरा मैक्सिमम रहा है, मतलब टारगेट किया था बट कभी 14 हुआ नहीं। आवर्स एक दिन में 14 आवर्स टारगेट किया था बट कभी हुआ नहीं। 13 आवर्स ही हो पाता था मेरे से मैक्सिमम। एक दिन में 13 मैक्सिमम घंटे पढ़ाई। वो मैक्सिमम था। कभी कभी 8 घंटे, कभी कभी 13 घंटे, ऐसी मतलब कंसिस्टेंसी तो रहती थी। मतलब 10 to 13 आवर्स वाला मेरा टाइम था। एंड मैं डेली गोल्स रखती थी कि मुझे ये टॉपिक आज करना है। एंड देन दिन के आखिर में मैं देखती थी कौन से हुए, कौन से नहीं हुए, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे के गोल्स प्लान करना। थैंक यू सो मच कार्तिका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ही इंसाइटफुल चीजें सुनने को मिली होंगी, कई टिप्स, कई ऐसे सक्सेस मंत्र अपने कार्तिका ने हमसे शेयर किए। कार्तिका, जुड़ने के लिए बेहद आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको एम्स दिल्ली में जल्दी आपका दाखिला हो और आप देश को सर्व करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।